इनर इंजीनियरिंग सदगुरु बुक ऑडियो। न कोई सीमा न कोई बोझ। एक बार की बात है, एक शाम एक पति पत्नी के बीच बहस छिड़ गई। बहस का मुद्दा था कि आज सामने का दरवाज़ा कौन बंद करेगा। यह कोई आसान सवाल नहीं है और न ही हंसने की बात है। घर परिवार में ऐसी बातें बेहद गंभीर होती हैं। कौन आज दरवाज़ा बंद करेगा, कौन शाम को बगीचे की बत्तियां बुझाएगा, कौन कुत्ते को घुमाने ले जाएगा। इन बातों पर दंपतियों में तलाक तक हो जाते हैं। बहरहाल बहस और बढ़ गई और गर्मा गर्मी की नौबत आ गई। पत्नी ने फैसला किया, हर रोज़ आखिर में मुझे ही हार माननी पड़ती है, पर आज मैं नहीं झुकूंगी। उधर पति ने भी ठान लिया, यह हर वक्त धौंस जमाती रहती है, पर आज मैं इस औरत की एक नहीं चलने दूंगा, चाहे जो हो जाए। यह उन्हीं भयानक झगड़ों में से एक था। हर घर में ऐसे झगड़े सुलझाने के अपने तरीके होते हैं। इस परिवार में ऐसी मुश्किलें स्थिति आने पर पति पत्नी चुप होकर बैठ जाते हैं। जो पहले मुंह खोलता उसे ही उठकर दरवाज़ा बंद करना होता। दोनों पत्थर की तरह खामोश बैठ गए। मिनट घंटों में बदल गए। खाना मेज पर रखा रहा। अगर पति कहता कि वह खाना चाहता है तो उसे दरवाज़ा बंद करना पड़ता। अगर पत्नी खाने के लिए कहती तो उसे दरवाज़ा बंद करना पड़ता। आधी रात हो गई तब भी वे खामोश बैठे रहे। उस समय गली से कुछ बदमाश गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है, बत्तियां जल रही है, कोई दावत भी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं हो रहा, माहौल में पूरी तरह से खामोशी है। वे देखना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है। तो उन्होंने बैठक खाने में झांका। उन्होंने देखा कि वहाँ दो लोग बैठे हैं, बिल्कुल खामोश। बदमाशों ने मौन बैठे दंपति को ध्यान से देखा। उन्हें थोड़ी हैरानी भी हुई। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा जोखिम उठाकर देखा जाए। उन्होंने बैठक खाने में रखी हुई कीमती चीज़ें उठा ली। दोनों ने कुछ नहीं कहा। बदमाशों को मज़ा आने लगा। उनका दुस्साहस बढ़ा और वे खाने की मेज़ पर बैठ गए और खाना परोस कर खाने लगे। दंपति तब भी बहादुरी दिखाते हुए चुपचाप बैठे रहे। अब बदमाश की उत्सुकता और बढ़ गई। आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वे और ज़्यादा दुस्साहसी हो गए। उनमें से एक ने पत्नी को चूम लिया। तब भी दंपति ने जुबान नहीं खोली, क्योंकि जो बोलता उसे दरवाज़ा बंद करना पड़ता। दाव बहुत बड़ा था। दोनों में से कोई हार नहीं मानना चाहता था। अब बदमाश थोड़ा डर गए। उन्होंने इस अजीब घर से उसी वक्त निकल जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले वे अपनी कोई निशानी छोड़कर जाना चाहते थे। उन्होंने यह फैसला किया कि पति की मूछें मोड़ दी जाए। उनमें से एक आदमी हाथ में उस्तरा लेकर पति की तरफ बढ़ा। आखिरकार पति ने चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, चलो जाने दो, मैं ही दरवाज़ा बंद कर दूंगा। हो सकता है कि हालात अलग हो, लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसी स्थितियां नहीं आती जो इसी तरह के सवालों पर टिकी होती है। जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? यह एक बड़ा सवाल है। आइए इस सवाल को ज़्यादा सटीक तरीके से देखते हैं। आप अभी जैसे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके जिन्स, आपके पिता, आपकी माता, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके शिक्षक, आपका बॉस, आपकी सास, ईश्वर, सरकार, या ये सभी? हर जगह यही स्थिति है। किसी से पूछिए आप ऐसी स्थिति में क्यों हैं, तुरंत जवाब मिलता है, आपको पता है जब मैं बच्चा था मेरे माता पिता। जवाब में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ वही पुरानी कहानी होती है। क्लेश पैदा करने का एक प्राचीन विज्ञान है और इसके लिए इंसानों को किसी प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं होती। कोई ऐसा नहीं है जो इसमें माहिर ना हो। हर रोज़ सैकड़ों अलग अलग तरीक़ों से आप दूसरे पर दोष मढ़ते हैं। आप सब ने मिलकर दोषारोपण के पुराने खेल को पुरस्कृत करके एक ललित कला में बदल दिया है। हमारे जीवन में जो विभिन्न जटिल परिस्थितियाँ आती है, उनका सामना करने की हमारी क्षमता से ही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय होती है। बुद्धिमानी, काबिलियत और संवेदनशीलता से जवाब देने की क्षमता पर अगर बाध्यकारी या प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण हावी हो जाता है तो हम हालात के गुलाम बन जाते हैं। इसका मतलब है कि अपने जीवन के अनुभव खुद तय करने के बजाय हमने उन्हें हालात के हवाले कर दिया है। पूरी तरह जिम्मेदार होने का मतलब है पूरी तरह से जागरूक होना। जिसे आप अपना शरीर मानते हैं वह आपने भोजन से इकट्ठा किया है। जिसे आप मन या दिमाग कहते हैं वह आपने अपनी 5 इंद्रियों से इकट्ठा किया है। इससे परे जो है जिसे आपने इकट्ठा नहीं किया वही आप है। जागरूक होना ही जिंदा होना है। हर कोई कुछ हद तक जागरूक है, लेकिन जब आप शरीर और मन से
परे के आयाम को स्पर्श करते हैं, तब आप चेतना के मूल स्रोत को छूते हैं। तब आपको एहसास होता है कि पूरा ब्रह्मांड सचेतन है। आप एक जीवित ब्रह्मांड में रहते हैं। मानसिक और शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आयाम परस्पर विरोधी वृत्तियों से संबंध रखते हैं, जैसी सुख दुख, प्रेम घृणा, नर मादा वगैरह वगैरह। अगर आपके अंदर एक है तो दूसरा भी पीछे पीछे आएगा, लेकिन आप जो है जब इसके बुनियादी पहलू में चले जाते हैं तब आप सभी विरोधी वृत्तियों से परे हो जाते हैं। अब आप अपनी प्रकृति से हैं, आनंद में होते हैं, आप अपने भाग्य के खुद मालिक हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस अनूठे शब्द जिम्मेदारी की असाधारण और रूपांतरणकारी शक्ति को फिर से हासिल करें। आप इसे अपने जीवन में लागू कीजिए और चमत्कार देखिए। आइए पहले हम यह समझते हैं कि उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी शब्द से हमारा क्या मतलब है। अंग्रेजी में इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। हिंदी में कहेंगे उत्तर देने की क्षमता, यानी उत्तरदायित्व का मतलब है उत्तर देने की क्षमता। अब सवाल है कि रिस्पॉन्ड करने या उत्तर देने का मतलब क्या है। इस ब्रह्मांड की हर चीज़ के साथ, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, शरीर, मन, भावना व ऊर्जा के स्तर पर आप जो भी आदान प्रदान करते हैं उसे रिस्पॉन्ड करना कहेंगे। जिम्मेदारी शब्द को लेकर काफ़ी गलत फहमियाँ हैं। इसे इतना ज़्यादा और अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि यह अपनी अधिकांश आंतरिक असर खो चुका है। जिम्मेदारी का मतलब दुनिया का बोझ सर पर लेना नहीं है। इसका मतलब उन चीज़ों का दोष अपने ऊपर लेना नहीं है जो आपने की है या नहीं की। इसका मतलब निरंतर अपराध बोध में जीना भी नहीं है। जिम्मेदारी का मतलब बस आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता से है। अगर आप तय करते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ तो आपके पास रिस्पॉन्ड करने की काबिलियत होगी, और अगर आप तय यह कर लेते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तो आप में रिस्पॉन्ड करने की काबिलियत नहीं होगी। यह इतनी ही सीधी बात है। इसके लिए आपको बस इतना एहसास करना है कि आप जो कुछ है और जो नहीं है, जो कुछ आपके साथ हो सकता है और जो नहीं हो सकता है, उसके लिए जिम्मेदार आप ही है। यह कोई दिमागी खेल नहीं है। यह आसान ज़िंदगी के लिए खुद की मदद करने की रणनीति नहीं है। यह कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, यह एक हकीकत है। यह कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, यह एक हकीकत है। आपका भौतिक अस्तित्व सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के प्रति रिस्पॉन्ड करने की आपकी शारीरिक क्षमता बेजोड़ है। अगर आपका शरीर रिस्पॉन्ड न करे तो आप एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। क्या यह बात आपने कभी महसूस की है? आपके आसपास पेड़ पौधे जो छोड़ रहे हैं उसे ही आप सांस से अपने अंदर ले रहे हैं। आप जो सांस छोड़ रहे हैं वही हवा इस पल पेड़ पौधे अपने अंदर ले रहे हैं। यह लेन देन चलता रहता है, भले ही आप इसके प्रति जागरूक हो या ना हो। लेकिन आपका आधा श्वसन तंत्र अभी वहाँ पेड़ पर लटका हुआ है। आपने एक दूसरे पर इस निर्भरता को कभी अनुभव नहीं किया है। आपने अधिक से अधिक शायद इसके बारे में बौद्धिक स्तर पर सोचा होगा, लेकिन अगर आपने इस रिश्ते को महसूस किया होता तो क्या किसी को आपसे कहने की ज़रूरत पड़ती कि पौधे लगाओ, जंगलों की रक्षा करो, दुनिया को बचाओ? क्या वाकई इसकी ज़रूरत होती? जिम्मेदारी लेना कोई सुविधाजनक सिद्धांत नहीं है। चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करने के लिए जैसे वे है, यह बस सच्चाई को जानना है। दरअसल पूरी सृष्टि के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता पहले ही एक भौतिक वास्तविकता है। सिर्फ आपके विचारों और भावनाओं को इस हकीकत के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपके दफ्तर से कुछ गड़बड़ हो जाती है। आपको लग सकता है कि यह किसी खास सहकर्मी की नाकाबिलियत की वजह से है। आप उसकी खिंचाई कर सकते हैं, अपना आपा खो सकते हैं, उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दफ्तर का माहौल बिगड़ जाएगा। आपके गुस्से का असर इस घटना के बाद भी कई दिनों और हफ्तों तक आपके सहकर्मियों और आपको महसूस होगा। शांति और आपसी भरोसे की स्थिति फिर से बहाल करने के लिए आपको शायद खासी मेहनत करनी पड़ेगी। एक और विकल्प भी है, आप स्थिति को बस उसी रूप में देखें जैसे वह है और इसके लिए जिम्मेदारी ले लें। जिम्मेदारी लेना दोषारोपण के बजाय आरोप स्वीकार करना नहीं है। इसका सीधा मतलब है सचेतन होकर हालात के प्रति रिस्पॉन्ड करना। एक बार जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपका हमेशा स्थिति से निपटने के तरीका ढूंढना शुरू कर देंगे। आप समाधान खोजेंगे। अगर आप यह तरीका अक्सर अपनाते हैं तो अपने जीवन के हालात ठीक करने की आपकी क्षमता अपने आप बढ़ती जाएगी। जीवन और उसकी जटिलताओं से निपटने की क्षमता बढ़ने के साथ
आपकी संभावनाओं और शक्तियों में इजाफा होने लगेगा। अगर आप अपने भीतर अपने आसपास मौजूद हर चीज़ की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आप घर, दफ्तर, यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी परिस्थिति के केंद्र बन जाएंगे, क्योंकि आप इन परिस्थितियों के लिए बेहद ज़रूरी बन जाते हैं। तो आपके अंदर असुरक्षा या अपूर्णता की कोई भावना नहीं रह जाती। जब आपको एहसास हो जाता है कि आप जिम्मेदार हैं, तभी आपके पास खुद को अपने मुताबिक ढालने की आज़ादी होती है, न कि अपनी परिस्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में। प्रतिक्रिया करना गुलामी है, जिम्मेदारी लेना आज़ादी है। जब आप खुद को वैसा बनाने में सक्षम होते हैं जैसा आप चाहते हैं, तभी आप अपने जीवन को भी वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। हो सकता है कि आपका बाहरी जीवन 100% आपके काबू में ना हो, लेकिन आपका आंतरिक जीवन हमेशा आपके काबू में होगा। दूसरी तरफ पहली प्रतिक्रिया गुस्सा आमतौर पर बेवकूफ़ी भरे कदम उठाने को उकसाती है। गुस्सा बुनियादी तौर पर आत्मघाती होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को करीब से देखें तो आप पाएंगे कि जब आप गुस्से में होते थे तब आपने बेहद मूर्खतापूर्ण और नकारात्मक चीज़ें की थी। सबसे बढ़कर आप अपने ही खिलाफ काम कर रहे थे। जब आप खुद अपने खिलाफ काम करते हैं, अपनी खुशहाली को स्वयं नुकसान पहुंचाते हैं, तो जाहिर है कि आप अपने लिए नासमझी भरी जीवन शैली चुन रहे होते हैं। मैं यहाँ कोई नैतिक तर्क नहीं दे रहा हूँ। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसलिए आपा नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यह नैतिक रूप से गलत है। अगर गुस्सा एक सुखद अनुभव है तो खूब भड़किए, क्या समस्या है? मगर सच यह है कि यह पूरी तरह से अप्रिय अनुभव है, आपके लिए भी और जिन पर आप भड़क रहे हैं उनके लिए भी। यह अनुत्पादक भी है और इसलिए बेअसर है। मैं यहाँ गुस्से पर काबू करने या गुस्से में के प्रबंधन के उपाय नहीं बता रहा हूँ। जब मैं पहली बार अमेरिका गया तब मैंने हर किसी को तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करते सुना। मुझे हैरानी हुई, कोई तनाव का प्रबंधन क्यों करना चाहेगा? मैं हमेशा सोचता था कि हम उस चीज़ों का प्रबंधन करते हैं जो हमारे लिए कीमती है, जैसे धन, संपत्ति, परिवार। यह समझने में मुझे समय लगा कि लोगों ने यह मान लिया था कि तनाव उसकी ज़िंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे यह नहीं देख पा रहे थे कि पूरी तरह से खुद को पैदा की हुई और ऊपर थोपी हुई चीज़ें, एक बार जब आप अपने आंतरिक जीवन को अपने हाथ में ले लेते हैं तब तनाव जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। दरअसल गुस्से की जड़ आपकी यह गलत धारणा है कि आप अपना आपा खोकर हालात बदल सकते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी के अनुभव बार बार यही बताते हैं कि इसका उल्टा सही है। यानी आप अपनी बुद्धिमानी और समझदारी खोकर कभी किसी परिस्थिति को बेहतर नहीं बना सकते। गुस्सा होकर आप अपनी हालात और बिगाड़ लेते हैं। एक बार जब आप स्पष्ट रूप से इसे देख पाते हैं तो यह बदलाव की दिशा में आपका पहला कदम होता है। इसके अलावा यह साबित करने के लिए पर्याप्त मेडिकल और वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है कि गुस्से की हालत में दरअसल आप अपने शरीर में जहर भर रहे होते हैं। खून की जांच जैसी साधारण चीज़ तक से इसे साबित किया जा सकता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके शरीर के रसायन बदल जाते हैं और आपका पूरा शरीर विषैला हो जाता है। अधिक सक्रियता और नींद के दौरान यह रासायनिक गड़बड़ी खुद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप अक्सर गुस्से की अवस्था में होते हैं तो आप बड़ी शारीरिक व मनोवैज्ञानिक मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आमतौर पर माना जाता है कि गुस्सा करने से ही परिणाम निकलता है। प्रचंड क्रोध के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता। क्यूबा की क्रांति के सूत्रधार चे गुएवारा द्वारा कही गई यह पंक्ति विख्यात है, अगर आप हर अन्याय के खिलाफ गुस्से से कांप उठते हैं तो आप हमारे कॉमरेड हैं। शायद यह सही है, लेकिन गुस्से में आप भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं, जबकि गुस्से की अनुपस्थिति में आप सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं।